आज हम लोग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के आगे की कहानी की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों की कहानी सुनाना शुरू किया था, जिस क्रम में सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्या होती है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पर्यावरण को ध्यान में रखकर बुलाई गई विश्व की पहली बैठक थी और इसी बैठक के बाद पृथ्वी को बचाने के प्रयास शुरू हुए और कई सारे ऐसे नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, फॉर्मूला लाए गए जिससे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकेंगे। आखिरी क्लास में मैंने आपको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को डिस्कस करने के लिए सीबीडी की कहानी सुनाई, सीबीडी के बाद अर्थ समिट की कहानी सुनाई और आज हम लोग इसी अर्थ समिट के आगे की चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का जो एक रिजल्ट निकला था वो रिजल्ट तो सीबीडी में आया, लेकिन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की 20वीं सालगिरह को सेलिब्रेट किया गया। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुई थी और उसके 20 साल बाद यानी कि 1992 में उसकी 20वीं सालगिरह को मनाने के लिए पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ पर बुलाया गया? रियो द जेनेरियो, ब्राजील में बनाया गया। और पृथ्वी सम्मेलन को अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन माना जाता है। आप लोगों को आखिरी क्लास में इसकी डिटेलिंग्स भी दी जा चुकी हैं। अब ये जो अर्थ समिट है, यहाँ से 3 मेजर पॉइंट्स जो निकले थे उनमें एक पॉइंट था UNFCCC। UNFCCC का मतलब था यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर द कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। साथ ही साथ आप लोगों ने यह भी सीखा था कि अर्थ समिट के अंदर एजेंडा 21 को डिस्कस किया गया था और कहा गया था कि एजेंडा में जो 21 लगा हुआ है, इस 21 का मतलब होगा 21वीं शताब्दी। 20वीं सदी में जो भी समस्याएं पैदा करी गई हैं, जो भी विवाद उपजे हैं या पर्यावरण को जितना नुकसान पहुंचाया गया है, उसको संभालने की जिम्मेदारी 21वीं सदी की होगी और इसी को एजेंडा 21 कहा गया। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में जिस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने की बात करी गई थी, उसके लिए आधिकारिक तौर पर यहाँ पर एक ग्लोबल टेम्परेचर को कम करने के लिए कन्वेंशन ऑन पार्टीज का गठन किया गया था। UNFCCC का टारगेट अगर आपसे पूछा जाए तो वो टारगेट था टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज एंड टू मेंटेन द ग्लोबल टेम्परेचर। वैश्विक तापमान में जो लगातार वृद्धि हो रही है, उस वृद्धि को कैसे कंट्रोल किया जाए और ग्रीन हाउस गैसेस के प्रोडक्शन को कैसे रोका जाए, इसी बात के लिए एक समझौता किया गया और इसी समझौते को कोप का नाम दिया गया। हर वो राष्ट्र जो इस समझौते पर हस्ताक्षर करेगा वो कन्वेंशन ऑन पार्टीज का सदस्य होगा। साल में एक बार इसी कोप की बैठक करी जाएगी और इस बात की चर्चा करी जाएगी कि हम लोगों ने एजेंडा 21 को कहाँ तक लागू किया, हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैसेस के प्रोडक्शन को कम करने की कितनी कोशिशें करी, हम लोगों ने ग्लोबल टेम्परेचर को कम करने के कितने प्रयास किए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोप की जो पहली बैठक है वो 1995 में हुई। कहाँ? बर्लिन में। अगर 1995 में कोई बच्चा पैदा हुआ हो तो आज 2021 में वो 26 साल का हो जाएगा। इसीलिए कोप की अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं? 26। क्या एक एक बैठक आपके लिए जानना जरूरी है? नहीं। आपको इन बैठकों का क्रम तो याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन 2015 के बाद से आपको कोप की एक एक मीटिंग पता होनी चाहिए। तो हम लोगों ने अर्थ समिट को एक तो इधर के फ्रेम में डिवाइड कर दिया, UNFCCC और कोप की मीटिंग्स ये क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि रियो की इस सक्सेसफुल मीटिंग के जब 5 साल हो गए तो 5 साल बाद एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसको रियो +5 कहा जाता है। यहाँ पे +5 का मतलब है रियो कॉन्फ्रेंस यानी कि अर्थ समिट के 5 साल पूरे हो गए।
और 5 साल पूरे जब हुए तो 1997 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया न्यूयॉर्क में, इस बात के ऊपर चर्चा करने के लिए कि हम लोगों ने पृथ्वी सम्मेलन के उद्देश्यों को किस हद तक लागू किया है। लेकिन नतीजा क्या निकला? नो प्रोग्रेस। नतीजा ये निकला कि जो इनकम है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जब भी आप पर्यावरण को बचाने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो डिपेंडेंसी है वो कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से घटेगी। आप ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर अपनी निर्भरता घटाएंगे। आपको वैकल्पिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और वैकल्पिक ऊर्जा को तभी अपनाया जा सकता है जब आमदनी हो रही हो। तो चूंकि अनइक्वल इनकम थी पूरी दुनिया में लोगों की, साथ ही साथ पर्यावरण में लगातार क्षय हो रहा था, डिवैल्यूएशन हो रहा था, इसलिए ये माना गया कि रियो 5 की जो मीटिंग है उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। और अगर आप इस साल को देखें, 1997 को आप ध्यान से देखें, तो ये वो साल भी है जब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। अब वापस से यहां पर आइए, आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि अर्थ समिट का रिजल्ट क्या निकलता है। अर्थ समिट का रिजल्ट निकलता है कि धरती को बचाने की आखिरी कोशिश है, सारे देश एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए और सिग्नेचर करके, एग्रीमेंट करके इस बात की हामी भरिए कि अब पर्यावरण को बचाने का काम करेंगे। जो संधि हुई, जो एग्रीमेंट हुआ, उसे कोप कहा गया और साल में एक बार इस कोप की बैठक होती है। तो कोप 1 बर्लिन में हुआ 1995 में। इसी तरीके से कोप 3 की जो मीटिंग हुई वो क्योटो जापान के अंदर हुई थी और इसी घटना को क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। जब भी किसी बैठक के आखिरी में प्रोटोकॉल लग जाए तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि प्रोटोकॉल मीन्स डेडलाइन। ये एक समय सीमा है जो निर्धारित करी गई है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो डेडलाइन तय करी गई उसमें यह कहा गया कि जो भी विकसित देश हैं उन्हें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का प्रयास करना है, उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन कम करने का प्रयास करना है और इसके लिए उन्हें एक समय सीमा बता दी गई और उस समय सीमा के अंदर उन्हें यह प्रयास करना है। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल की जो डिटेलिंग्स हैं वो मैं आपको अलग से क्योटो प्रोटोकॉल चैप्टर पढ़ाऊंगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, तो उसमें डिस्कस करूंगा। तो यहां पर आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि रियो सम्मेलन की जब 5वीं वर्षगांठ न्यूयॉर्क में मनाई जा रही थी तो एट द सेम टाइम कोप की मीटिंग कहां पर हो रही थी? जापान क्योटो में हो रही थी। तो यहां से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल रहे थे। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज क्योटो प्रोटोकॉल की मियाद खत्म हो चुकी है क्योंकि इसकी जो फाइनल डेडलाइन थी वो 2020 थी और 2020 से पेरिस एग्रीमेंट लागू होना था। अब ये पेरिस एग्रीमेंट को समझने के लिए आपको कोप की कुछ लेटेस्ट मीटिंग्स की तरफ जाना पड़ेगा और इसकी जो लेटेस्ट मीटिंग्स हैं उनमें सबसे पहले आपको याद रखना है कोप 21 जो कि 2015 में हुई पेरिस में। इसके बाद यहां पर बात नहीं बनी तो कोप 22 अगली मीटिंग हुई 2016 में मार्केश मोरक्को के अंदर। इसी तरीके से कोप 23 की मीटिंग 2017 बॉन जर्मनी में होती है। इसी तरीके से कोप 24 का आयोजन वर्ष 2018 पोलैंड में करवाया जाता है। कोप 25 2019 स्पेन में बुलाई गई और कोप 26 चूंकि 2020 में कोरोना काल के कारण, लॉकडाउन के कारण कोप की मीटिंग नहीं हो सकी थी, इसलिए कोप 26 को 2021 में बुलाया गया है ग्लासगो यूके यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जो कि अभी नहीं हुई है, ये अक्टूबर में होगी। ये जो लेटेस्ट कोप की मीटिंग्स हैं ये आपको याद रखनी है, ये एक क्रम में, एक ऑर्डर में सजाने के लिए आ सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इस कहानी को समझने के लिए पीछे की सारी बातों को भूल जाइए और अब ये कहानी आप ध्यान से सुनिए कि 2015 में आखिर हुआ क्या था। 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के नाम से फेमस ये मीटिंग फ्रांस की राजधानी पेरिस में बुलाई गई। 2014 में भारत में इलेक्शन हुए थे और नरेंद्र मोदी जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी लोकप्रियता 7वें आसमान पर थी।
चूंकि इन्हें पर्यावरण प्रेमी माना जाता है, इसलिए पर्यावरण को बचाने के प्रयासों के चलते ये पहली बार किसी इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पेरिस पहुंचे थे। दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी पेरिस पहुंचे थे, लेकिन बराक ओबामा के शासनकाल का यह आखिरी वर्ष था। 2016 में अमेरिका में इलेक्शन होने थे और नया प्रेसिडेंट आ जाना था। तीसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलंद का भी एक कार्यकाल का आखिरी वर्ष था, क्योंकि 2016 में फ्रांस में भी इलेक्शन होने थे। ये तीनों ग्लोबल लीडर्स फ्रांस के अंदर बैठे और इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि क्योटो प्रोटोकॉल की मियाद खत्म होने के बाद जब हम लोग पेरिस जलवायु सम्मेलन को लागू करवाएंगे तो वो किस तरीके से लागू करवाया जाएगा। नतीजा ये निकला कि इसमें भी कई सारे एनेक्स बनेंगे, कई सारी पेजेस का गठन किया जाएगा और सबसे पहले ये देखा जाएगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन का प्रोडक्शन कौन करता है। तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि सबसे ज्यादा कार्बन का प्रोडक्शन यूएसए करता है, दूसरे नंबर पर चाइना करता है और तीसरे नंबर पर इंडिया करता है। लेकिन इंडिया टोटल प्रोडक्शन का केवल 2% प्रोड्यूस करता है, रेस्ट ऑफ 68% यूएसए करता है और करीब 18% चाइना करता है। तो ये दोनों कंट्री जो हैं ये हैवी कार्बन का प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है और वार्निंग 2030 से बचना है, पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री के अंदर अंदर रोकना है बढ़ने से, तो फिर सबसे पहले कदम किसको उठाने पड़ेंगे? अमेरिका और चाइना को ही उठाने पड़ेंगे, यानी कि विकसित देशों को ही उठाने पड़ेंगे। इसलिए उन गरीब देशों को परेशान करने से कोई फायदा नहीं होगा जो प्रोडक्शन करते ही नहीं ग्रीन हाउस गैसेस का, जो प्रोडक्शन करते ही नहीं कार्बन का। ये बातें यहां पर तय हो गई और कहा गया कि वर्ष 2020 के बाद ये जो पेरिस एग्रीमेंट है ये क्योटो प्रोटोकॉल की जगह ले लेगा। बस फिर क्या था, पूरी दुनिया में एक खुशी की लहर आई कि शायद अब कार्बन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और यहां से पॉजिटिव निष्कर्ष लेकर के सभी लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन जब वर्ष 2016 आया, असली झगड़ा तब शुरू हुआ। अमेरिका में हुए इलेक्शन, बराक ओबामा चूंकि 2 कार्यकाल पूरे कर चुके थे इसलिए उन्हें अब सत्ता में आना ही नहीं था और नए प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शंस के दौरान एक नारा दिया करते थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और अगर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो बिना प्रोडक्शन के, बिना डेवलपमेंट के कैसे किसी कंट्री को ग्रेट बनाया जा सकता है? और अगर आप कार्बन का प्रोडक्शन ही कम कर दोगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा? तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर वो पर्यावरण को बचाने के लिए जाएंगे तो उनके राष्ट्र की तरक्की नहीं हो पाएगी। बस फिर क्या था, डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को लेकर के अड़ गए और पेरिस जलवायु सम्मेलन से बाहर आ गए। उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से अपना नाम वापस ले लिया। जैसे ही ये खबर उड़ते उड़ते चाइना पहुंची तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी तुरंत ये कह दिया कि सबसे ज्यादा कार्बन का प्रोडक्शन तो इंडिया करता है, हम तो इनोसेंट हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं है। तो अगर चाइना कुछ नहीं करता है तो चाइना भी या तो इस सम्मेलन से बाहर आ जाएगा या तो वो इसके नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करेगा। सत्ता परिवर्तन फ्रांस में भी हुआ, वहां पे नए प्रेसिडेंट बने इमैनुअल मैक्रां। हालांकि इमैनुअल मैक्रां की तरफ से काफी सारे पॉजिटिव रिस्पांस दिए गए, लेकिन प्रॉब्लम तो शुरू हो ही चुकी थी। तो इस प्रॉब्लम को मोरक्को के अंदर डिस्कस किया गया COP22 में, लेकिन यहां से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं निकला। इसके बाद COP23 के अंदर जब ये लोग मिले बॉन यानी कि जर्मनी में, तो पेरिस जलवायु सम्मेलन को कुछ शर्तों के साथ लागू करवाने की बात करी गई और जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उनसे ये गुजारिश करी गई, निवेदन किया गया कि आप सारे लोग अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हो तो समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अगर हमें कार्बन का उपयोग घटाना है, कार्बन के प्रोडक्शन को घटाना है, तो इसके लिए क्या कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है? क्या कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है कि कोई भी कंट्री कार्बन का प्रोडक्शन भी कम करे लेकिन उसका डेवलपमेंट भी प्रभावित ना हो? तो जी हां, ऐसा हो सकता है।
ऐसा तब हो सकता है जब आप कोयले के, डीजल के, पेट्रोल के, फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग को घटाएं और क्लीन एनर्जी के उपयोग को बढ़ाएं। तो एक तरफ परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जिनका उपयोग हमें घटाना पड़ेगा, दूसरी तरफ वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं जिनका उपयोग हमें बढ़ाना पड़ेगा। और वैकल्पिक ऊर्जा के इन्हीं स्रोतों के रूप में जो पहले नंबर पर बात आती है वो है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कार्बन न्यूट्रल एनर्जी मानी जाती है। सोलर एनर्जी कार्बन न्यूट्रल एनर्जी है क्योंकि उससे कार्बन का प्रोडक्शन नहीं होता है। और सोलर एनर्जी कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी है, सूरज से आती है, चाहे जितनी ले लो। हाँ, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन कौन करेगा? ट्रॉपिकल कंट्रीज, क्योंकि सबसे ज्यादा सनलाइट कहां पर आती है? ट्रॉपिकल कंट्रीज में आती है। लेकिन अगर आप डेवलप्ड नेशंस को देखो, चाहे यूएसए हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो या न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो ये सारे कंट्री जो हैं ये सब टेम्परेट रीजन्स में हैं क्योंकि अपने सर्विस सेक्टर की वजह से डेवलप हुए हैं। फ्रांस टेम्परेट रीजन में, ब्रिटेन टेम्परेट रीजन में। तो क्या ये लोग सोलर एनर्जी को इतना ज्यादा भाव देंगे या ये लोग सोलर एनर्जी के प्रति इतना ज्यादा डेडिकेशन दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। तो जर्मनी में भी बात बन नहीं पाई। हालांकि जर्मनी से एक पॉजिटिव रिस्पांस ये निकलता है कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रॉन और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, ये दोनों लोग मिलकर के ग्लोबल सोलर अलाइन बनाते हैं। और ग्लोबल सोलर अलाइन दुनिया का सबसे बड़ा अलाइन है, सबसे बड़ा गठबंधन है सोलर एनर्जी के मामले में। और इस बात को लेकर के इन्हीं दोनों लोगों को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी मिला, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। हालांकि ग्लोबल सोलर अलाइन क्या था ये मैं आपसे एक अलग वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। यहां से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकलते हैं। आगे इन लोगों की मुलाकात होती है COP24 पोलैंड में, और पोलैंड में पेरिस जलवायु सम्मेलन को कुछ शर्तों के साथ लागू कराने की वकालत की जाती है। ज्यादातर देश यहां पर एग्री कर जाते हैं, लेकिन अमेरिका अभी भी टस से मस नहीं होता। और फिर आती है बारी स्पेन की 2019 में। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल का आखिरी साल, वो अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि मैं अमेरिका के विकास को प्रभावित नहीं होने दूंगा, जबकि ये केवल जिद है। आप एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी से भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। उन्होंने यहां पर भी पेरिस सम्मेलन में शामिल होने से, पेरिस एग्रीमेंट में शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन कोइंसिडेंटली उनकी सरकार चली गई और जो अगले प्रेसिडेंट आए जो बाइडेन, उन्होंने अपनी कैबिनेट की पहली ही बैठक में यह कहा कि अमेरिका पेरिस जलवायु सम्मेलन में शामिल हो रहा है, पेरिस एग्रीमेंट में शामिल हो रहा है और यह काम अगले 30 दिनों के अंदर कर लिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से 2020 में अमेरिका पेरिस एग्रीमेंट में शामिल हो गया। जो बाइडेन बिना कुछ सोचे समझे पेरिस एग्रीमेंट में क्यों शामिल हो गए, तो इस कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। और जो बाइडेन और बराक ओबामा के दोस्ताना संबंध है, इन दोनों की आइडियोलॉजी भी सेम है, इसका ये रीजन है। अब अक्टूबर में क्या होगा इस साल जब ये लोग मिलेंगे ग्लासगो के अंदर, तो क्या होगा, इसको देखने के लिए आपको अक्टूबर तक का वेट करना पड़ेगा और COP26 की इस मीटिंग पर नजरें जमा के रखनी पड़ेंगी। तो 2015 से लेकर के 2021 तक की ये सारी मीटिंग्स यहाँ पर मैंने आपको बता दी और ये आपको इसी करेक्ट ऑर्डर में पता भी होनी चाहिए। इसके बाद UNFCCC का रोल क्या है ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अर्थ समिट को लगातार जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिस क्रम में मैंने आपको रियो 5 बताया, तो जब पृथ्वी सम्मेलन को बुलाए हुए 10 साल बीत गए तो रियो 10 का आयोजन किया गया। और रियो 10 का आयोजन जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में किया गया सन 2002 में। 10वीं वर्षगांठ थी, सेलिब्रेशन तो बनता ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये चर्चा हुई कि क्या हम लोग कोई तरक्की कर पाए हैं, एजेंडा 21 कुछ आगे बढ़ पाया है, तो फिर उसका भी रिस्पॉन्स फीका आया। जिस तरीके से रियो 5 में नो प्रोग्रेस, उसी तरीके से रियो 10 में भी कोई खासी प्रोग्रेस नहीं हुई। लेकिन यहाँ से 2 पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर निकलते हैं। पहला पॉजिटिव रिस्पॉन्स था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG। अगर कभी पूछा जाए क्या था, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य
और ये लक्ष्य रियो 10 में तय किए गए थे और कहा गया था कि जब तक एजेंडा 21 लागू नहीं हो जाएगा तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हमने धरती को बचा लिया है। तो इस तरीके से ये जोहानिसबर्ग में भी कोई खास चीज नहीं हुई। लेकिन फिर आता है 2012 और 2012 में जरा एक बार फिर से आप इधर आइए। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 को सेलिब्रेट करने के लिए अर्थ समिट बुलाई गई 20वें साल 1992 में। तो जिस तरीके से स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की 20वीं सालगिरह रियो में मनाई गई थी, उसी तरीके से रियो समिट की 20वीं सालगिरह को रियो 20 कहा जाता है। और ये रियो 20 रियो में ही मनाई गई, उसी जगह पर मनाई गई जहां पर ये पहली बार सम्मेलन हुआ था 2012 में। और यहां से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकलते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैठक का विषय क्या था। बैठक का विषय था द फ्यूचर वी वांट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फ्यूचर वी वांट, कैसा भविष्य चाहते हैं? एक ऐसा भविष्य जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव ना किया जा सके, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें इस बात को लेकर के कोसें कि हमारे पूर्वज सब कुछ नष्ट करके गए, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ गए, या आने वाली पीढ़ियां इस बात को लेकर के थैंकफुल हों कि आज हम लोग जिन भी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वो हमारे पूर्वजों की देन है। तो इसी क्रम में यहां पर टैगलाइन डाली गई द फ्यूचर वी वांट और 3 पॉइंट प्रोग्राम फिक्स किया गया। सबसे पहला टारगेट इसमें तय किया गया कि गरीबी में कमी लाना है। दूसरा टारगेट यहां पर तय किया गया, हमें क्लीन एनर्जी पर डिपेंडेंसी बढ़ानी है, कन्वेक्शनल एनर्जी नहीं, क्लीन एनर्जी पर डिपेंडेंसी बढ़ानी है। और तीसरा टारगेट यहां पर तय किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। तो इन 3 टारगेट्स को ध्यान में रख करके अब हम लोग आगे बढ़ेंगे पर्यावरण की दिशा में और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करेंगे जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करता हो। साथ ही साथ रियो 20 में ग्रीन इकोनॉमी की भी बात करी गई थी। ग्रीन इकोनॉमी का मतलब है हरित अर्थव्यवस्था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कार्बन का रोल बहुत कम हो। प्रॉपर ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है इसकी चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस हैं इसके अगले पार्ट को स्टडी कर लिया। एक बार अगर आप क्विक रिवीजन करें तो क्विक रिवीजन में पूरी कहानी इस तरीके से होगी कि सबसे पहला प्रयास पर्यावरण को बचाने के लिए कब किया गया? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में किया गया। लेकिन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 को लागू हुए करीब 8 साल हो चुके थे, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। तो 8 सालों बाद 1980 में CBD का आयोजन किया गया, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता सम्मेलन किया गया। और जैव विविधता सम्मेलन में 3 पॉइंट बताए गए और उन 3 पॉइंट्स में से एक पॉइंट था एक ऐसे सम्मेलन को बुलाना, एक ऐसे संगठन को बनाना जो लोगों से फोर्सफुली पर्यावरण की शर्तों को लागू करवा सके। और इसी क्रम में 1992 को अर्थ समिट बुलाई गई और वो जो एग्रीमेंट करवाया गया उस एग्रीमेंट को कोप के नाम से जाना जाता है। जिस संस्था ने करवाया उसको UNFCCC कहते हैं। और आज ये जितने भी सम्मेलन आप लोग देख रहे हैं ये सब UNFCCC के तत्वाधान में आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस का आज दूसरा पार्ट समाप्त होता है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और फिर से किसी नए टॉपिक में हम लोग जल्द ही मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।